नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ आज आरपीसी के द्वारा लिया गया है और उस पेपर का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर लगाएंगे आज। ठीक है। अब देखो पेपर जो आया उस पेपर में यहाँ से अपना पेपर स्टार्ट है, देखना अच्छा से दिख रहा है क्या? और इस देखो इस पेपर में पर्सन केमिस्ट्री वाले जो स्टार्ट होंगे वो देखो थोड़ा सा आपको आज फटाफट में इसके आंसर लगा देता हूँ, है ना। फिर इसके बारे में पूरा अपना डिटेल से बनाएंगे वीडियो, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन भी देंगे, किस प्रकार से इसका उत्तर ऐसे कैसे आया है। अब देखो पहला इसमें प्रश्न है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमत नहीं है। मतलब ये पूछा है कि इन क्वांटम संख्याओं में कौन सा क्वांटम संख्या का मान सही नहीं है, कौन सा जो समुच्चय वो सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो n बराबर 3, ठीक है कर लिया 3। L बराबर 2, L मतलब 2 मतलब किसके लिए? D के लिए। तो 3D हो सकता है तो 3D है। लेकिन m बराबर -3 तो 3D के लिए m बराबर -2 -3 नहीं होता, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे, तो -3 नहीं होता, मतलब ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी अगर होता ना इसमें 1 और 2 सही, 2 और 3 सही ऐसे, तब हम इसको चेक करते हैं। लेकिन हमें क्या है, कौन सा गलत है वो चेक करना। तो गलत कौन सा है? पहले वाला ऑप्शन गलत है। n बराबर 3, L बराबर 2, m बराबर -3 नहीं होता, s बराबर -1/2 हो सकता है। फिर देखो अगला इसके बाद सेकंड पर्सन है 0.66 किलोग्राम की एक गेंद, क्या लिखा है? 0.66 किलोग्राम की एक गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। इसके लिए तरंग दैर्ध्य गणना कीजिए। यहाँ पर हमें डी ब्रोगली समीकरण लगवानी है। देखो लेमडा बराबर क्या होता है? h/mv। h का मान दे रखा है कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड दे रखा है, ये जूल इंटू सेकेंड बटे m कितना है? 0.66 और कितना है? 100 मीटर प्रति सेकेंड ये वेग है। ये ऊपर जाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, और इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 और हो जाएंगे। देखो ऐसे, तो 6.6 और इसको मैं 6.6 को क्या कर दूं? 66 कर दूं, तो नीचे 10 आ गया, और ये पॉइंट ऊपर 100 चले जाएंगे तो ऊपर क्या रह गया? 10 रह गया। तो 10⁻⁻34 गुणा 10⁻2 और गुणा 10 बट्टे नीचे क्या आ गया? 66 कट गया 66 से, तो क्या बच गया? ये -1 ये कट गया, तो -1 कट गया, 10⁻⁻35 रह गया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 10⁻⁻35 मीटर वाला, यानी 1 गुणा 10⁻⁻35 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो अपना तीसरा प्रश्न है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के द्वितीय आयनन विभव किलो जूल पर मोल में सही घटता हुआ क्रम कौन सा? घटता हुआ क्रम पूछना है, तो हमें सीधा देखना है बस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वाला नेट पे सर्च कर लेना, यही आएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं बोरॉन, फिर थैलियम, उसके बाद गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, तो लेकिन हमारा पहले वाला ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद देखो निम्नलिखित कक्षकों में से ऊर्जा का सही क्रम ऑफ सिद्धांत में से प्रश्न आया, ये ऑफ सिद्धांत में से। अब देखो इनके लिए n+l का मान निकाल लो। इसके लिए 4, f के लिए कितना आता है? 3 4 3 7, इसके लिए 5, d के लिए 2, 5 और 2 7, फिर 6p 6, p के लिए 1 7, फिर 7s, s के लिए 0 तो 7 यानी 7, सबके लिए 7 7 है। और हमने पीछे लिखा भी है, जब हमने ये ऑफ सिद्धांत पढ़ा तो उसमें लिखा भी है कि जिसमें n+l का मान बराबर आए तब हम n का मान देखते हैं, जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब ऊर्जा किसकी अधिक होगी? जिसका n का मान सबसे ज्यादा हो। सबसे अधिक किसका है? 4s, ये 7s का। तो क्या लिखा है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सबसे अधिक किसका है? 7s का है। उसके बाद सेकंड 6p का है, उसके बाद 5d का है, उसके बाद 4f का है। तो सेकंड वाला उत्तर क्या हो गया? इसका सही हो गया ये। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला कि बोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न क्या है कि बोरिक अम्ल के लिए कुछ है कि ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उनमें आपको छांटना है सही कौन सा है। दुर्बल एक क्षारीय अम्ल है, सही है ये। एक प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, यानी सही है ये। एक प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, ये प्रोटोन नहीं देता, ये OH- लेकर अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, सही है। और ये त्रिक्षारीय अम्ल है, ये गलत है। इसका मतलब ये, तो यानी चौथा ये गलत है। तो ये एक प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, सही है। दुर्बल क्षारीय अम्ल सही है, लुईस अम्ल की तरह काम करता है, सही है। इसके मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए, बी और सी तीनों सही है, डी गलत है एक। इसके बाद देखो अपना अगला 13वां प्रश्न, कॉलम 1 और 2 को आपको मिलान करना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे, मैंने आपको अलग से नोट्स में लिखवाए थे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला दोगे 3 के अम्लीय और उदासीन प्रकृति अपने आप आ जाएगी। देखो N2O में +1 होता है,
N2O3 में +3 होता है, N2O4 में +4, N2O5 में +5, यानी 4 3 2 1। तो 4, इसमें 4 आ रहा है, 3 2 1, तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका भी। इसका भी क्या है, दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर सही है। इसके बाद देखो दोबारा फिर कॉलम, आजकल क्वेश्चन जो है ना ये कॉलम मिलाने वाले ज्यादा आते हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए तत्वों के नाम को कॉलम सेकंड के आईयूपीएसी नाम के साथ सुमेलित करना है। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, अननील ट्राई, मतलब 103 है ये, और 103 पे क्या होता है आपको पता है, एफ ब्लॉक में लास्ट में है ना, एक्टिनोड में लास्ट में नोलर 102, और ये क्या 103, 103 पद क्या लोरेंसियम है, 103 पर क्या है, इसके लिए क्या है लोरेंसियम, लोरेंसियम कहां पर है, ये रहा चौथा ऑप्शन। फिर ये क्या है 108, अननील ऑक्टियम 108 है, और ये अनियम मतलब अन एक, अन और अन्य मतलब लास्ट में क्या आ गया एक, 111 आ गया। और ये अननील बाइयम यानी 102, और 102 किसका है, NO का है, नोबेलियम का है। इसका मतलब इसका क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब अगर आप दो ही मिला लोगे ना तो दो की और दो की आपको आवश्यकता ही नहीं है बाकी की, आप इन दो से उत्तर निकाल सकते हो। अब देखो पहले का 4 देखो, पहले का 4 2 में है, एक 2 में और चौथे में है। उसके बाद देख लो एक ये देख लो, चौथे का 1, ये चौथे का 2, तो चौथे का 2, ये चौथे का 2 1 में ही है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन सही हो गया, 4 3 1 और 2, ये अपना ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखो अगला वर्ग 18 के क्या लिखा है, वर्ग 18 के त्रिसंयोजित आयनों के स्थायित्व का क्रम लिखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है इनका। इसमें ये बोरोन फैमिली वाले 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो स्थायित्व क्रम क्या है, सबसे अधिक स्थायी कौन सा है, गैलियम, उससे कम इंडियम, उससे कम क्या है थेलियम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, वो लिखना था। अब देखो एक ये क्वेश्चन ये बहुत बार आ गया ये प्रश्न कि सोडियम की क्लोरीन के साथ ठंडे में क्रिया और गर्म में क्रिया। अब देखो ठंडे में क्रिया करेगा ना तो बनेगा NaOCl, याद रखना ये क्या बनेगा, ठंडे में क्रिया करेगा तो बनेगा NaOCl। और अब देखो ऑप्शन में एक ही है ये, बाकी गर्म वाले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो गया NaClO3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा इसका सही है। इसके बाद देखो अपना अगला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित हेलोजनों के लिए ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। और आपको पता है हेलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक, उससे कम Cl, उससे कम Br, उससे कम I। इसका मतलब सबसे अधिक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। इसके बाद देखो अपना अगला 18वां क्वेश्चन, 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। बहुत बार लिखा है मैंने ये जिंक के लिए, जिंक में +2 ही होता है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, +2 ही रहता है। तो इसका उत्तर हमारा सेकंड वाला हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ गया, इसके लिए आईयूपीएसी नाम पूछा है, और आईयूपीएसी नाम में देखो कोबाल्ट की निकाल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, Cl2 और Cl मतलब +3 आएगी, कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट +3 किस में है, एक इसमें और एक इसमें है। अब देखो पहले आईयूपीएसी नाम में अल्फाबेटिकली के नाम लिखना है, क्लोरिडो का नाम पहले आएगा और एथिलीन डाइएमीन ई से स्टार्ट होता है बाद में आएगा ये। इसका मतलब क्लोरिडो पहले आएगा, तो यानी डाई क्लोरिडो, फिर बिस, फिर एथिलीन डाइएमीन को लिखा है इसने कैसे, एथेन 1,2 डाइएमीन, एक ही बात है, लिख दिया कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा सही हो गया ये। तो डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब इसमें देखो कोबाल्ट 3rd है, लेकिन पहले लिख दिया एथिलीन डाइएमीन का नाम, जो सही नहीं है, अल्फाबेटिकली सही नहीं है, पहले डाई क्लोरिडो का नाम आएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखना है। और कई बार देखो इसमें डाई क्लोरिडो पहले इसके अंदर भी आ गया, लेकिन यहाँ कोबाल्ट में +2 आ गया, +2 नहीं होता, यहाँ +3 है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसके बाद देखो अपना 20वां प्रश्न, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्पीसीज में से जिनमें केंद्रीय परमाणु के लिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हो, केंद्रीय परमाणु है ना उसकी वर्गाकार ज्यामिति हो, किसकी होती है वर्गाकार, एक तो HCF4 की होती है, वर्गाकार होती है। SF4 इसकी विकर चतुष्फल की होती है, डेकुली बोलते हैं। NiCl4 की चतुष्फल की होती है। PDCl4 ये बनाता है वर्गाकार समतलीय। तो एक ये हो गया, तो यानी पहला और चौथा, तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा, पहला और चौथा उत्तर सही है इसका, सेकंड का। इसके बाद देखो अगला 21 का, 21 में क्या है, अभिकर्मक जिरकोनियम ए है, अभिकथन एक है, जिरकोनियम हाफनियम का पृथक्करण कठिन होता है, सही है, इसका पृथक्करण कठिन होता है, सही है। दूसरा क्या, क्योंकि जिरकोनियम हाफनियम आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में आते हैं, ये भी सही है, एक ही वर्ग में आते हैं। लेकिन इस ऊपर वाले का ये सही स्पष्टीकरण नहीं है,
जिर्कोनियम हाफनियम का पृथक्करण आसानी से नहीं होता क्योंकि इनका परमाणु आकार के लगभग सेम होता है। लेकिन यहां नीचे वाला कथन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही है, तो हम क्या लिखेंगे, ए आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण ये भी गलत है, ए आर दोनों सही और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ए सही है परंतु आर गलत है, यानी स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा है कि कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किसके उपचार में करता है, किस में करते हैं, एंटीमनी का यूज किस में करते हैं। देखो कार्ब धात्विक कंपाउंड में है ना, इनके यूज में से 2% हर बार 1-2% आते हैं, पिछली बार आया था, लेकिन लकड़ी के परिरक्षण में किसका यूज करते हैं, ठीक है ना, तो टिन का कार्ब धात्विक कंपाउंड। अब की बार दोबारा आ गया, ये प्रश्न आ गया आएगा, ये लकड़ी के परिरक्षण के अंदर वापस आ गया ये। अब यहाँ की बार एंटीमनी का भी आ गया। देखो एंटीमनी में क्या है, अब देखो आप है ना किताब में देखोगे तो इसमें काला अजार भी मिलेगा और आंखों के उपचार में भी काम आता है, तो मेन काला अजार है ये। अब आरपीसी क्या माने, अब इस पे रिट भी लगा सकते हो आप, काला अजार भी होता है और आंखों के लिए भी काम आता है। कौन है, कोलाइडी एंटीमनी का यूज दोनों में करते हैं, लेकिन काला अजार इसका ज्यादा सही उत्तर है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, संकुल, ये संकुल दे रखा है ना, तो यहां पर हमारे वर्नर थ्योरी के अनुसार प्रश्न पूछा गया है कि विलेन के साथ 1 मोल एजीसीएल का अवक्षेप देता है, एजीसीएल सिल्वर नाइट्रेट के साथ 1 मोल एजीसीएल बनेगा ये, तो केंद्रीय धातु परमाणुओं की समन्वय संख्या क्या होगी वो पूछा है। अब 1 मोल एजीसीएल बनना मतलब 1 सीएल बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ 1 सीएल लगाना है, 2 अंदर रखने अष्टफल के बनाना है तो 4 NH3 लग जाएंगे, तो 4 NH3 लगा दो, 2 सीएल अंदर लगा दो, 1 बाहर लगा दो, तो उत्तर कौन सा हो गया, तीसरा। तो CONH3 4 Cl2 और 1 बार Cl, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी इसकी, 6 होगी, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये होता 2 बनते एजीसीएल, ये होता 3 बनते, ये 1 बनता है और यहाँ कोई एजीसीएल नहीं बनता, तो क्या बना, 1 ही बनता है एजीसीएल, तो यानी ये तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, अब देखो ये आ गया नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस का पूछा है, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये क्या है, नेटवर्क यानी सहसंयोजक ठोस है पहला, तो इसमें पहला उत्तर हो गया। इसके बाद देखो बहुत इजी सा पेपर था, सीधे आपको टिक लगाने थे बस, और कुछ नहीं करना था, सीधे ये ना किताब में या आपके नोट्स में जो सीधी लाइन लिखवाई है ना, उसी लाइन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और कुछ नहीं पूछा गया। देखो जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो पीला रंग देता है, और हमने पीछे पढ़ा भी था, उसमें मैंने बताया भी था, अगर किसी क्रिस्टल में रंग हो ना तो रंग के लिए उत्तरदायी होता है एफ सेंटर, और एफ सेंटर कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, या कोई ऋणायन बाहर निकल जाए और ऋणायन बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ऋणायन बाहर निकलने से धनायन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यानी धातु का क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ धातु की न्यूनता गलत है, शॉर्ट की फ्रैंकल इसमें है ही नहीं, धातु का आधिक्य दोष, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, चौथा हो गया, धातु आधिक्य दोष के कारण क्या ये रंगीन दिखाई देता है। अगला देखो बहुत ईजी सा है, इन जालकों में संकुलन दक्षता का क्रम लिखना है, किसकी संकुलन दक्षता सबसे अधिक है। देखो एफसीसी का 74% होता है, बीसीसी का 68% होता है, सिंपल क्यूबिक का 52 होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर, एफसीसी का सबसे अधिक, उससे कम बीसीसी, उससे कम सिंपल क्यूबिक, तो हमारा उत्तर नंबर 2 हो गया। ये देखो इस पेपर में ना अधिकतर उत्तर जो आ रहे हैं उत्तर नंबर 2 ही आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है। अब देखो अगला क्या है, धनावेशित सोल कौन सा है। अब मैंने देखो लिखवाया था ना आपको कोलाइडी विलियन में, पॉजिटिव कोलाइडी विलियन, नेगेटिव कौन से, उसके एग्जाम्पल लिखाए, उन्हीं एग्जाम्पल में से पूछे सारे A to Z वही आए हैं। अब देखो रक्त तो होता है नेगेटिव, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। TiO2 ये भी पॉजिटिव, एकमात्र ऑक्साइड जो पॉजिटिव धनात्मक कोलाइडी विलियन बनाता है TiO2, ये ऋणात्मक है CDS, ये नेगेटिव है। स्टार्च है, ये भी नेगेटिव है। अब ये ऑप्शन ये H2 लगा के और XH2 लगाते एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और धातु हाइड्रोक्साइड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब देखो क्या लिखा है, धनावेशित कौन से हैं, तो तीसरा चौथा C और D। अब देखो C और D है ना, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसमें देखो C और D, और इसमें कोई C और D नहीं, तो यानी दूसरा ऑप्शन कट गया। उसके बाद देखो E, ये ऋणावेशित है, इसमें E है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब ये 2 बचे, इन 2 में देखो बी दे दिया, बी तो नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ए, इसका मतलब ए भी क्या है, धनावेशित। इसका मतलब अगर आपको उत्तर 2 ही याद है ना, धनावेशित कोलाइडी विलियन, तो उससे आप उत्तर निकाल सकते हो। तो हमारा उत्तर क्या कौन सा सही हो गया, पहले वाला उत्तर सही है, ये 3 है A, C और D, धनावेशित कोलाइडी विलियन के एग्जाम्पल हैं। अगला देखो, और देखो न्यूमेरिकल जो है ना, मैंने हर बार आपको बोला था न्यूमेरिकल जो आएंगे आप फॉर्मूले याद कर लो,
उस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करते ही उत्तर आ जाएगा, ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेम वही है, देखो 100 ग्राम विलायक में 1.8 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन का उतना कितना बढ़ गया, तो विलयन विलायक का मोलल उन्नयन का उतनांक, उन्नयन स्थिरांक का मान पूछा है। अब देखो हमने यूं लिखा है, देखो डेल्टा टीबी ऐसे लिखते हो ना, के बी गुणा डब्ल्यू गुणा 1000 बटे नीचे अणुभार इंटू विलायक का भार, और हमें क्या पूछा है, केबी का मान पूछा है। केबी करोगे तो डेल्टा टीबी गुणा अणुभार गुणा विलायक का भार बटे विलय का भार इंटू 1000, यह आ गया। अब डेल्टा टीबी का मान 0.1 देखो, एम अणुभार, अब अणुभार किसका, ग्लूकोज का, कितना होता है निकाल लो, C6H12O6 180 आएगा, 180 इंटू विलायक का भार कितना है 100 ग्राम बटे विलय कितना है 1.8 गुणा 1000। अब देखो सब कुछ कट रहा है, गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 100 से कट गया 10 बच गया, 1 0 कट गया 18 बच गया, ऊपर हटाया पॉइंट, ऊपर क्या चले गए 10 और नीचे पॉइंट आया, नीचे आ गए 10। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, और 18 से 18 कट गया तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, उत्तर क्या आ गया हमारे पास 1, और 1 इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 केल्विन किलो पर मोल, इसका हमारा उत्तर कौन सा आ गया 1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आ गया। इस तरह से है ना, बहुत इजी से न्यूमेरिकल आए हैं। देखो नीचे वाला भी ऐसे में ऐसे ही है, इसका भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 500 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन का हिमांक कितना होगा, अब हिमांक पूछ लिया आपसे है ना, कितना इसका ताप कितना होगा। अब देखो इस तरह से हिमांक अवनमन स्थिरांक डेल्टा टीएफ बराबर क्या लिखते हो, केएफ 1.86 गुणा फिर यहां विलय का भार 50 ग्राम इंटू 1000 बट्टे विलय का अनुभार निकाल लो इसका C2H6O2, सेम वही है, यानी CH3CH2OH उसके समान ही है। कार्बन 12 दूनी 24 और 6 30 और 16 8 दूनी 16, ये किसके कितना 32 हो गए क्या ऑक्सीजन के, कार्बन के 12 दूनी 24 प्लस 6 और प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए परमाणु भार 16 16 दूनी 32, ये निकाल लो जोड़ लो कितने हो गए 30 32 62 तो 62, इस तरह से। अब इसको आप गुणा भाग कर लेना, और इनटू क्या है यहाँ पर विलायक का भार कितना है 500 ग्राम, अब काट देना, जो कट रहा है वो कट गए ऐसे, और ये कट गया तो यहाँ 2 आ गया, ये कट गए तो 31 आ गए, और इसको गुणा भाग करना आगे करके निकालना लगभग है ना, इसका शायद 2.2 ऐसे कुछ आ जाएगा, इसको निकाल के देखना कौन सा आता है, सेम वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 31 और इसको 1.86 को गुणा करना सर, चलो मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूं इसको। तो 1.86 गुणा 50 और नीचे 31 से इसको भाग देना है, 1.86 इंटू 50 और इसको डिवाइड करना 31 से, उत्तर कितना है इसका 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो यानी 3 केल्विन लगभग, तो उत्तर क्या आ गया इसका 3 केल्विन आ गया, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया थर्ड सही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना, छोटे मोटे न्यूमेरिकल थे जिसको आप इजीली आराम से कर सकते थे, गुणा भाग ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। देखो इसके बाद देखो 30वां, एथेनॉल व एसीटोन का विलयन अनादर्श विलयन के रूप में व्यवहार करता है, सही है, अनादर्श विलयन है, यह विलयन राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यह भी सही है, यानी अनादर्श विलयन के 2 प्रकार है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे दोनों सही है, ए और बी दोनों कथन सही है, इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया, कथन ए और बी दोनों क्या है सत्य है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला तनु विलयनों में कवथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, सबको बताइए। 1 लीटर विलयन 98% H2SO4 घनत्व इतना दे रखा है, मोलरता निकालनी है घनत्व से, आप निकाल सकते हो आराम से, इतनी आएगी 18.4 m आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अणुसंख्या गुणधर्म
अणुसंख्या के गुणधर्म जो बहुलकों के अणुभार ज्ञात करने में करते हैं, किसका यूज करते हैं? अधिकतर प्राशन दाब। सबको काम में लेते हैं अणुभार निकालने में, लेकिन बहुलक का अणुभार निकालने में प्राशन दाब का यूज करते हैं ज्यादा, प्राशन दाब। फिर अगली रिएक्शन लिख रखी है, देखो अभिक्रिया में स्वतः परिवर्तिता अथवा असवतः परिवर्तिता के लिए अनुमान लगाना है। तो क्या लिखा? डेल्टा एच। तो क्या लिखा है? पॉजिटिव। डेल्टा जी देखो निकालने का मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बताया था क्लास में। और डेल्टा एस का ये नेगेटिव, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा जी तो क्या है? प्लस। डेल्टा एच भी क्या है? प्लस। फिर माइनस टी, और डेल्टा एस का मान क्या है? माइनस। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो यहां कुछ मान रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस। तो इस डेल्टा जी का मान सदैव प्लस ही आएगा, और प्लस आते ही क्या हो जाएगा? असवता हो जाएगा। अगर डेल्टा जी का मान कहीं नेगेटिव आने की संभावना हो ना, तब तो ये सवता हो। इसका मतलब हर कंडीशन में क्या आएगा? ये क्या आएगा? हर कंडीशन में ये सवता ही आएगा, ये असवता ही आएगा। इसका मतलब क्या है? सभी ताप पर क्या होगा? ये असवतः परिवर्तित होगा। सभी ताप पर अभिक्रिया असवतः परिवर्तित होगी। उसका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। इसके बाद देखो अपना अगले में क्या है कि वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता क्रम। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा और सोडियम प्लस ईथर की उपस्थिति में है ना, तो वहां पर इनकी क्रियाशीलता क्रम क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील आरआई, उससे कम आरसीएल, उससे कम आरबीआर, आरआई उससे कम आरबीआर, उससे कम आरसीएल, ये वाला। तो सबसे पहले आई, फिर बीआर, फिर सीएल, इस तरह से। फिर देखो अगला वह निकाय जिसमें, देखो सीधे प्रश्न आ गया थर्मोडायनेमिक्स में से, केवल क्या है? ऊर्जा का विनिमय होता है, द्रव्य का विनिमय नहीं होता, केवल एनर्जी का हो। तो वो कौन सा है? बंद तंत्र होता है, क्लोज सिस्टम। दोनों का हो वो ओपन होता है, दोनों का नहीं हो वो आइसोलेटेड होता है। तो ये कौन सा है? बंद सिस्टम है, यानी बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। इसके बाद देखो अपना 37वां देखो सीधे आ गया थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। इसका गणितीय रूप लिखा है मैंने अलग से। कौन सा होता है? ये वाला तीसरा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और आपको डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू मिल जाएगा। न्यूमेरिकल करते हैं ना, वहां माइनस भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगला देखो कथन है कि द्रव्यमान व आयतन गहन गुण है। गलत बात है। द्रव्यमान व आयतन गहन मतलब, गहन का मतलब क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव नहीं होती ये एक्सटेंसिव होती है, मतलब विस्तीर्ण गुण है, ये गहन गुण नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? मात्रात्मक गुण है, मात्रा स्वतंत्र गुण नहीं है। इसका मतलब उसने कहा कि मात्रा स्वतंत्र गुण है, लेकिन ये सही नहीं है। गहन गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते, नहीं नहीं नहीं, गहन गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। और इसका मतलब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करने वाले गुण कौन से होते हैं? गहन गुण नहीं होते, विस्तीर्ण यानी मात्रात्मक गुण होते। इसका दोनों ही गलत है ये। इसका मतलब कथन तथा कारण दोनों गलत है, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है परंतु ये गलत है, कथन सही है कारण गलत है, कथन कारण दोनों गलत है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो अपना 39वां क्वेश्चन, और क्या है? किसी निकाय में दी गई उष्मा 25 जूल है, निकाय द्वारा किया गया कार्य 15 जूल है, तो निकाय द्वारा आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? तो आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला हमने लिखा ही, डेल्टा यू बराबर क्या लिखा है? क्यू माइनस डब्ल्यू, इस तरह से। तो कितना है? क्यू कितना है? 35 माइनस कितना है? 15, कितना आ गया? 20 जूल आ गया। तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? इसकी वृद्धि होगी, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो 20 जूल धनात्मक आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, और अगले में क्या है? समपक्ष ब्यूटूइन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जल अपघटन करवाते हैं। तो यानी ये इससे डाइओल बनता है, हमेशा 2 OH लग जाते हैं, और ये हमेशा सिन एडिशन करता है। क्या करता है? हमेशा सिन एडिशन करता है। एक तरफ जुड़ेंगे दोनों OH, और एक तरफ जुड़ेंगे तो है ना ऐसे, देखो ब्यूटूइन है ना समपक्ष, तो ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, ये ब्यूटूइन है। और इस पर जुड़ेंगे, ये हटेगा पाई बॉन्ड, यहां से हटते ही OH यहां लग जाएगा और एक OH यहां लग जाएगा, तो 2,3 डाइओल बन जाएगा। तो 2,3 ब्यूटेन डाइओल बनेगा। लेकिन है क्या? दोनों एक तरफ हैं, एक तरफ यहां देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं, आगे पीछे नहीं है। 2 मोल एसिटिक एसिड गलत है, माइनस माइनस मतलब दोनों एक साइड में होंगे। मिजो मिजो ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या बनेगा? देखो हाँ, एक जुड़ने वाले सारे क्या है? अलग अलग हैं, तो ये बन सकता है,
इसका मतलब मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल बनेगा ये, ठीक है ना, मीजो रू। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा फिर, मीजो क्यों गया कि इसके अंदर क्या आएगा, एक समतल तल पाया जाएगा जिससे हम काट सकते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला अगला क्वेश्चन, और अगले में देखो ये वापस वही ब्यूट, ये 2 आइन, तो ये क्या ब्यूट 2 आइन ट्रिपल बॉन्ड है। इस पर हमने द्रव्य अमोनिया में सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है, और ये बर्च रिएजेंट है, बर्च अभिकर्मक है, और बर्च अभिकर्मक में हमेशा क्या बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इसका होगा हाइड्रोजनीकरण, यानी अपचयन होगा तो ट्रांस बनेगा। इस पर एक एच यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, ये दूसरे ट्रांस पे लगेंगे, और ये है लिंडलर अभिकर्मक वाला, इससे क्या बनेगा, सिस बनेगा। अब देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिस, फिर ये ट्रांस देखो, ये ट्रांस एक दूसरे के ट्रांस बनेगा, साथ में क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होना चाहिए, सही उत्तर सही 3 नंबर है इसका, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार मैंने बताया था है ना, कोल्बी विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हर बार बताया था, एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, याद कर लो। एनोड पे क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट है, और ये टूटेगा ना, आयनित होगा, ये अलग हो जाएगा एसीटेट, या CO2 निकल जाएगी, मेथिल समूह 2 मेथिल जुड़ेंगे, एथेन बन जाएगी एक, तो साथ में क्या बनेगी, CO2 गैस। तो एनोड पर तो एथेन और CO2 गैस बन जाएगी, और कैथोड पे क्या बनती है, H2 गैस का निष्कासन होता है, साथ में क्षार वगैरह बनता है, वो अलग है। तो यहां पर हमें क्या पूछा है, एनोड पे क्या मुक्त होगी, C2H6 एथेन और CO2 गैस मुक्त होती है एनोड पर, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा है कि 3 मेथिल ब्यूट 1 ब्यूटीन के ओजोनीकरण पर क्या बनता है। अब देख लो, ऐसे कर लो, ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 1 2 3 4 1 ब्यूटीन, ऐसे कर दिया मैंने, और क्या लिखा है 3 मेथिल 1 2 3 3 मेथिल, ये। अब देखो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, मैंने लिख दिया यूं, है ना, H और यहां पर CH2, और क्या है इसका ओजोनी अपघटन कराने में क्या बनेगा, याद रखो हमेशा, तोड़ दो डबल बॉन्ड को, एक ओ यहां लगा दो और एक ओ यहां लगा दो, यहां लगाओगे ना यूं बनेगा, देखो यहां लगाते तो CH3 फिर CH3 2 और एक कार्बन पर CH फिर आगे CHO, ये बन गया CH3 CH3 CH CHO, और एक CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड, यूं बन गया। ये तो क्या बन गया 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनेल्डिहाइड या प्रोपेनेल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या बनेगा 2 मेथिल प्रोपेनेल और मेथिलेन यानी फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या है, मेथिनेल, तो मेथिलेन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण में लाल रंग देता है, याद रखना, और विक्टर मेयर टेस्ट करवाया उसमें मैंने बताया था आपको, प्राथमिक एल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग देते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल छांटो इसमें से, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल ये प्राथमिक नहीं है, सेकेंडरी एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल ये भी नहीं है, तृतीयक ये तृतीयक एल्कोहल है। प्राथमिक कौन सा है, एन प्रोपिल एल्कोहल, ये प्राथमिक है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला हो गया, विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक एल्कोहल यानी एन प्रोपिल एल्कोहल लाल रंग देगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक कार्बोनिल यौगिक HCN के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है और पूर्ण जल अपघटन करने पर एल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल का रेशमिक मिश्रण बनाता है। कार्बोनिल यौगिक कौन सा है, याद रखना, ये कौन सा है, एसिटेल्डिहाइड, देखो एसिटेल्डिहाइड इस तरह से, है ना। और ये क्या करेगा HCN, तो यह एक H जुड़ेगा और यहां एक CN जुड़ जाएगा, फिर इसका पूर्ण जल अपघटन हो तो ये COOH में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया 1 2 एल्फा हाइड्रोक्सी और अम्ल का रेशमिक मिश्रण बन जाएगा ये, तो ये क्या बनेगा एसिटेल्डिहाइड, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला, कॉलम फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना है। वेलेरियल्डिहाइड किसको बोलते हैं, पेंटेनेल को बोलते हैं। मेस्टिल ऑक्साइड ये है 4 मेथिल पेंट 3-in-2-on को बोलते हैं। एक्रोलिन किसको बोलते हैं, प्रोपिलिन को बोलते हैं। सिनेमेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, 3-phenyl-2 प्रोपिनिल को बोलते हैं। इसका मतलब पहले का दो, दूसरे का एक, तीसरे का 4, चौथे का 3, चौथा ऑप्शन अपना सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे अधिक -I यहाँ है फ्लोरीन 1 नंबर, 2 नंबर फॉर्मिक एसिड,
3 नंबर बेंजोइक एसिड, 4 नंबर एसिटिक एसिड। मतलब CABD, CABD चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला देखो, देखो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया आ गई है। इस मध्यवर्ती क्या बनता है, हर बार बताया था मैंने, याद रखो मध्यवर्ती क्या बनता है। हर रिएक्शन में मध्यवर्ती याद कर लो, रिएक्शन का नाम याद कर लो बस, और रिएक्शन की समीकरण याद कर लो, इतना याद कर लो, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं कहीं पर भी। नेम रिएक्शन मैंने हर बार कहा था, पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म याद करने की आवश्यकता नहीं, 3 पॉइंट याद करनी है। अभिक्रिया होती कैसी है, एग्जाम पूछते हैं, अभिक्रिया लिख देंगे, अभिक्रिया का नाम पूछ लेंगे, या फिर मध्यवर्ती क्या बनता है वो पूछ लेंगे, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है वो पूछ लेंगे, बस 3 बातें हैं ये। अब यहां पर इस अभिक्रिया में क्या बनता है, एक तो RNCO ये बनता है, और एक क्या बनता है RCONH Br का निर्माण होता है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या है, सही है इसमें। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और क्वेश्चन क्या है, वह अभिक्रमक जो प्राथमिक एल्कोहलों को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने काम करता है। PCC का नाम मैंने हर बार लिखाया आपको, प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने वाला कौन सा है, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये याद रखो, चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो विकल्प A और से D के 4 संरचनाएं दी गई, उनमें एरोमेटिक कौन सा वो देखना है। पहला देखो ये प्लस आ गया, प्लस आते एरोमेटिक हो गया, ये है ना, तो ये प्रोपिनियम आयन हो गया, एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होगा। ये बाइफेनिल, ये एरोमेटिक हो गया। तो A और C अपना सही है, पहले वाला A और C ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया बेंजीन में C डबल बॉन्ड C की उपस्थिति को दर्शाएगी। ये तो इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा ओजोन, ये जुड़ेगा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे। तो ये दोनों है ना, ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है, और पूछा है डबल बॉन्ड वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो कौन सी है, C और D वाला ऑप्शन अपना सही है। इसमें C और D दे रखा गया, C और D पहला उत्तर अपना सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला में रिएक्शन दे रखी है ये, और इसकी इस प्रोपिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या बनेगा। अब देखो ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये क्या है, ये एल्किलीकरण है, ये है ना, जिसको बोलते हैं एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण बोलते हैं इसको, क्रिस्टल अभिक्रिया ये। इस अभिक्रिया में पहले कार्बोक्राइन बनेगा CH2, और ये क्या स्थायी में चेंज होगा, तो यहां लग जाएगा प्लस, और यहां लगता है यहां से जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ेगा, ये यहां से जुड़ेगा, और यहां से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये वाली संरचना। तो उत्तर कौन सा आएगा इसका, थर्ड आएगा। और मैंने आपको ये नोट्स के अंदर अलग से लिखाई रिएक्शन, ये सेम यही रिएक्शन है ये, और मैंने कहा था ये निम्न के ये बनता है, ठीक है ना। देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नोट्स में एज कहीं लिखाई, लगभग 80% से ऊपर ही हैं, सारे वही है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे हैं, थोड़े बहुत है, इतने क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको थोड़े से MSc लेवल थोड़े से अलग लेवल है, बाकी ये सब क्वेश्चन टिक करने वाले ही हैं। तो सारे एज यूं का यूं, अगर आप नोट्स पढ़ के चले गए ना, आप कहीं नहीं अटकेंगे। देखो ये प्रश्न आ गया, ऑर्थोपेरादिष्टकारी समूह कौन से हैं, वो पूछा आपसे, अलग लिखाया मैंने आपको, ऑर्थोपेरा कौन से हैं, मेटा कौन से हैं, ठीक है ना, कौन सा सक्रियकारी समूह, कौन सा निष्क्रियकारी, सारे लिखाए मैंने। और उसमें देखो ऑर्थोपेरादिष्टकारी में क्या है, एक तो ये है, एक ये भी है, और एक ये भी है, और एक ये है, और एक ये है, बाकी 3 ये मेटादिष्टकारी है। इसका मतलब कितने, 1 2 3 4 और 5 समूह है। ये क्या है, ऑर्थोपेरादिष्टकारी है। देखो प्रश्न कैसे पूछा है, कितने समूह है, गिनने काउंट करनी है बस। अब देखो अगली दोबारा आ गई, फ्रेडल कापरी अभिक्रिया दोबारा आ गई है, CH3Cl ACl3 की बेंजीन से क्रिया कराएं तो वही वापस Cl+ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, CH3+ बनता है इलेक्ट्रॉन से नहीं। इसका मतलब ये गलत है। तो दूसरा क्या, बेंजीन पर पहला प्रहार, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ये कथन कारण दोनों क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो गया अपना, पहला सही हो गया। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से गोलाकार प्रोटीन की संख्या। अब गोलाकार प्रोटीन कौन सी है, इंसुलिन है गोलाकार प्रोटीन, एंजाइम है वो गोलाकार प्रोटीन में आते हैं, एल्बुमिन है ये गोलाकार है, किरेटिन और मायोसिन है ये रेशेदार प्रोटीन है, रेशेदार है ये। कितनी है, 1 और 2 ये गोलाकार। उत्तर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद देखो अगला, पहले प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन पहले जुड़ेगा, Br यहां पर जुड़ेगा, यहां भी जुड़ता है लेकिन मुख्य उत्पाद ये बनता है। फिर जलीय KOH तो यहां हट जाएगा या OH हो जाएगा, KBr निकल जाएगा OH। उसके बाद निर्जलीकरण करवाया, और निर्जलीकरण क्या लिखा है, निर्जल ClO ऑक्सीडेशन करवाया है। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, ये होते ही क्या बन जाएगा, H हो जाएगा। ये बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O और CH3 एसिटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा, किसका, एसिटोफिनोन बन जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा है, दूसरा सही हो जाएगा ये,
ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 57, और 57 में क्या है देखो, ये वह अभिक्रमक जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता? सिर्फ अभिक्रमक नहीं करता, सबको पता है। ठीक है, सीधे प्रश्न है ये, टिक करने वाले और फैक्ट वाले प्रश्न है ये। अब देखो एक ये आ गया, क्या आ गया, वही डीएनए और आरएनए में प्रश्न आ गया। देखो साइटोसिन की संरचना, अब 4 संरचनाएं, ये 5 संरचनाएं आपको याद करने दी थी, मैंने बनाई थी क्लास के अंदर भी, और उसमें साइटोसिन क्या पूछ लिया। साइटोसिन में क्या होता है? NH2CO ग्रुप होता है, तो ये अपना दूसरे वाला सही है इसका। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, दूसरे वाला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो अगला 59, और 59 में क्या है, स्पीसीज का युग्म जिनका आबंध कोटि समान हो। नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, 3 7 6 भर जाए, नीचे 1 ऊपर, ढाई आएगा। N2 का 3 होता है, सेम नहीं है। NO में वापस वही 2.5, और O-2 का, O का 4 4 8, 1 -9, 9 इलेक्ट्रॉन, 6 नीचे 3 ऊपर, तो नीचे 3 बच के कट गए, 3 का 1.5 आता है, इसका 1.5 सेम नहीं है, इसका 2.5, फिर इसका और कम हो गया, 1 आ गया, इसका भी सही नहीं है। NO प्लस का क्या हो गया, देखो N का 3, O का प्लस होती है 3, इसके अंदर 3 3 6 भर गए, 3 आ गया बंद क्रम। CO में कार्बन में बाह्यतम कोश में P के अंदर 2 है, और O में P में 4 है, 4 2 6, इसका भी क्या गया 3 3 3 दोनों में। उत्तर कौन सा सही है? चौथा सही हो गया। इसके बाद देखो सेलुलोज, अब देखो यहां मैंने आपको अलग लिखाए थे, ग्लूकोज में कौन सा बंध होता है, सेलुलोज में कौन सा बंध होता है। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बंध बनेंगे, तो क्या बनता है, ये डी ग्लूकोज का है और बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी रहती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। और देखो विटामिन वाला आ गया, मैंने विटामिन के नाम लिखवाए थे आपको अलग से, वसा विलय, जल विलय। वसा विलय कौन से हैं? ADE के आ गया, के मतलब वसा विलय, वसा विलय 2 ऑप्शन है, बाकी 2 जल विलय छोड़ दो बस। जल विलय में B और C 2 ही आते हैं। अब 2 में से ये नाम एस कॉर्बी कमल विटामिन C का नाम है, हट गया, क्या बचा है? फाइलोक्विनोन, बस सीधा हो गया विटामिन के। वह तापक्रम जिस पर जल का घनत्व सर्व, और सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, तो सामान्य विज्ञान में आता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, -4 नहीं, 4 डिग्री +4। अगला देखो बहुत इजी प्रश्न है, किस में बंद कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता? PCl5 में 90 डिग्री है, 2 बंद बनेंगे। IF5 में ऊपर नीचे बनेंगे, कोण में बनेंगे तो 90 डिग्री इसका तो बनेंगे। SiCl4 में सारे चतुष्फल की है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी इसके अंदर 90 डिग्री है, तो कौन सा है 90 डिग्री? किसमें नहीं है? SiCl4 में 90 डिग्री का बंद कोण नहीं है। इसके बाद देखो अब सीधा पूछ लिया आपसे, सीधे प्रश्न पूछे सीधे, बस आपको न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, बाकी आपको सिर्फ थ्योरी में क्या है, अगर कोई आपके न्यूमेरिकल में से या कोई जैसे क्वेश्चन अगर मान लो आपके फॉर्मूले से पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, कुछ नहीं पूछा, हेल्टोज है ना, तो हेलमिल्टन ऑपरेटर है ना, इसका लिखा है फॉर्मूला पूछा आपसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला h² - 2m v² + v, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। और इसके बाद देखो कॉलम वापस मिलाने वाला आ गया, बहुत इजी सा है। देखो ClF3 T आकृति होती है, बाकी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। I3 रेखीय होता ही है, बाकी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या डेकुली संरचना होती है, और ये क्या पिरामिडीय होता ही है। मिला लो अब, पहले को 5 किसके साथ? D के साथ। A को पहले में क्या आएगा? 1 नंबर, फिर दूसरे में क्या आएगा? 2 नंबर, तीसरे में क्या आएगा? 3 नंबर, चौथे में क्या आएगा? 4 नंबर, सीधा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के देखो MOT में से आया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करने का सही क्रम है। देखो बेरिलियम में 1s2 2s2, 1s का के लिख दिया, 2s का 2 नीचे 2 ऊपर, 2 सिग्मा बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 2 है, सही है, ये सही पूछा ना, आ गया सही। देख लो हीलियम +2 का, हीलियम में 1s2 और एक 1s1, एक में एक ही है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2 कर दिया, यहां एक आना चाहिए, गलत है। लिथियम में वापस वही, ये गलत आ गया, सिग्मा इसमें 2 आएंगे यहाँ, सोडियम के अंदर यहाँ ये गलत आ गया, सही पूछा कौन सा आ गया? पहले वाला उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखो अगला COF6 संकुल आयन की प्रकृति किस कारण अनुचुंबकीय होती है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, सिंगल होंगे तो इनकी आप संरचना निकाल लो। मैंने आपको 6-7 अलग से कराए थे, COF6, K4F CN6 वाला, एक COF6 वाला, एक CONH3
6Cl3 वाला, ऐसे करके आपको मैंने NiCN4 NiCl4 ऐसे करके 6-7 अलग से कॉम्प्लेक्स उनकी पूरी आपको डिटेल लिखवाई थी, उन्हीं में से आया ये 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कक्षक संकुल मैंने बताया था, जहां प्रबल लिगेंड है वो आंतरिक, दुर्बल है तो बाह्य। ये दुर्बल है बाह्य कक्षक, ये आंतरिक, ये आंतरिक, ये आंतरिक, बाह्य पूछा है, पहला ऑप्शन हो गया उत्तर बस। अब देखो चुंबकीय गुण का मान कितना दे रखा है 5.9, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे, और 5 सिंगल कब होंगे मैंगनीज में, निम्न चक्कर संकुल बनेगा, युग्मित हो जाएंगे, नहीं होंगे। चतुष्फलकीय संरचना सही है। T2G में 5, तो T2 में 5 भरोगे ना, 3 सिंगल, फिर दोबारा भरोगे 2 डबल, तो 1 सिंगल एक ही बचा। EG में 2, T2G में 2, EG में 3 ही हो ही नहीं सकता, ये गलत है, तो उत्तर कौन सा हो गया, सेकंड वाला सही हो गया। इसके बाद देखो अगला, जॉन टेलर इफेक्ट के लिए पूछा है, प्रबल कब होगा, ये प्रबल विकृतीकरण कब आएगा, जब क्या हो, असमित संरचना हो, असमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, और असमित कौन है इसमें, ये वाला, उच्च चक्रण संकुलों में डी कक्षकों में 0, 3, 5, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको जॉन टेलर वाला पूरा अलग से कॉपी के अंदर लिखवाया है, सारा कब सम्मित होता है, कब असमित होता है, किसमें स्ट्रॉन्ग किसमें वीक होता है, सारा लिखवाया है। इसमें देखो लिगेंड के अष्टफल के क्षेत्र में न्यूनतम क्षेत्र प्रबलता, मैंने आपको इसमें है ना, ये आपको मैंने एक पूरा ऑर्डर लिखाया है इसका, और ऑर्डर में ये प्रबल, ये प्रबल, ये प्रबल, इसके बाद आता है सबसे, इन चारों में बाद में आता है दुर्बल कौन सा है, ये न्यूनतम क्षेत्र प्रबल यानी सबसे कम दुर्बल, सबसे कम प्रबल यानी दुर्बल, ये हो गया। इसके बाद देखो ये मैंने अलग से लिखाया था आपको, पिछले एग्जाम में प्रश्न भी आया था, इस पे मैंगनीज लगा हुआ नहीं था, डायरेक्ट ये आया था लिखा हुआ, पूछा वहां पे इसकी उप सह संयोजक संख्या बताइए पूछा था, और मैंने वहां था आपको कहा था नाइट्रेट यहाँ पर बाइडेंटल लिगेंड के रूप में काम करता है, अकेला 2 बंद बनाता है, 6 दूनी 12 बंद बनेंगे, तो 12 होंगे, 12 कहां है, ये रहा 12। आइसो एक है ना, आइसो हेक्ड्रल संरचना होती है इसकी, ये जिसको आइसो हेक्ड्रल संरचना बोलते हैं, तो 12, तो ये बहुत बार एग्जाम में आ गया, पीछे मैंने आपको अलग से कॉपी में लिखवाया था, ये सेम वो कब वो आ गया। इसके बाद देखो अगला, अष्टफलकीय में डेल्टा के लिए असत्य कथन कौन सा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के लिए। देखो धातुओं में समान लिगेंड युक्त संकुलों जैसे जैसे डी कक्षक का आकार बढ़ता है विपाटन बढ़ता है, गलत है ये, पहला होता है आगे गलत। दूसरा, उच्च ऋणात्मक लिगेंड का क्षेत्र विपाटन उच्च होता है, ये भी गलत है, 2 गलत आ गए, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में कोई ना कोई लोचा होगा, ध्यान रखना। निम्न वाले ये सही, निम्न लिगेंड उच्च होता है, ठीक है। उच्च ऑक्सीडेशन ये भी सही है, ये 2 है, इन 2 में से दोनों ऑप्शन गलत है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, चुंबकीय आघूर्ण का मान मैंने आपको डी ब्लॉक में अलग से लिखाई है, पूरी टेबल बनवाई थी, सबसे अधिक कम किसका है, सबसे अधिक किसका है, वो सारा लिखवाया था। अब देखो सबसे कम तो सीरियम का होगा, उससे कम YB का होगा, अब देख लो कहीं नहीं है, ये ऑप्शन अपने आप सही आ गया, बाकी इनका ही नहीं। वैसे ना TM और GD का है ना बिल्कुल पास पास है, आगे बीच किसी को कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अपने ये दे रखा है तो हमने सेकंड ऑप्शन इसका सही आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही कौन सा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक्टिनोड संकोचन लेंथेनोड संकोचन से अधिक होता है, ठीक है, एक्टिनोडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति लेंथेनोड से अधिक होती है, सही कह रहा है। एक्टिनोड के लिए स्पेक्ट्रम रेखा लेंथेनोड की तुलना में अधिक तीक्ष्ण, ये गलत है। और एक्टिनोडों की तुलना मोलर, ये सही है, मोलर चुंबकीय सुग्राहिकता का मान लेंथेनोड की तुलना में अधिक होता है एक्टिनोड का, तो गलत कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, लेंथेनोइडों में चुंबकीय आघूर्ण के लिए S कक्षक का योगदान, कक्षीय L को एक जोड़ने पर नई क्वांटम संख्या J मिलती है। मैंने कहा था J का मान याद कर लो, पूछेंगे, फिर मैंने कहा था J का मान अर्धपुरुष से कम हो, पूर्ण पुरुष से अधिक हो, अर्धपुरुष से अधिक हो, तब J का मान क्या लिखते हैं, तो देखो यहां पर J के मान में क्या लिखा है, अर्धपुरुष से कम है, तो क्या लिखते हैं L-S लिखते हैं, J बराबर L-S लिखते हैं, अर्धपुरुष से कम, और अर्धपुरुष से अधिक हो तो L+S करते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक यूं का यूं कॉपी के अंदर, पढ़ते तो हो नहीं, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये केमिकल काइनेटिक्स में लिखाया था मैंने आपको, 2 तापों के मध्य आर्नीय समीकरण का रूप लिखा है ना, Ln बराबर -EA/RT, यहां पर 1/T कर दिया, प्लस Ln A, ये देखो ये दूसरा ऑप्शन सही पढ़ाई आता, मैंने पढ़ा है। अगला देखो ये इस टाइप का, मैंने कहा न्यूमेरिकल आएंगे ना, 2, 4, 5 न्यूमेरिकल आएंगे, बस 2, 3 पीछे गए, एक ही आ गया, चौथा न्यूमेरिकल आया, ये 4, 5 न्यूमेरिकल आएंगे, और इसमें ऐसा आएगा करते ही तुरंत उत्तर आ जाएगा, बस कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक मात्रा क्या लिखा है कि आधी रहने में अर्धायुगाल का मान दे रखा है 30 मिनट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वेग स्थिरांक का मान निकालना है, वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बट्टे अर्धायुगाल कितना है 30,
इसका 30 में भाग दे देना सर, देखना भाग दे के 30 का 0.693 में 30 का इससे डिवाइड करना। उत्तर ऐसे रट नहीं रखे मैंने, कोई करट रखे नहीं, ये है ना न्यूमेरिकल वाले, करके देखना है आपको। 0.693 में 30 का भाग देना, कितना आएगा 0.023, ये आया है। और अब देखो कि आगे प्रति सेकंड में लिखा है, तो ये 30 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करें 60 से और भाग दे तो कितना अच्छा है 1800 से भाग दो सर इसको, 0.693 को 1800 से भाग दो, क्योंकि आगे सेकंड में दे रखा है ना मान, तो इसको 1800 करो, 1800 को भाग दो, तो 0.693 में 1800 को भाग दो, कितना आता है 0.00038, ये आ गया। अब देखो 00038, इसको मैं 3.8 कर दूं तो घात माइनस की 4 लग जाएगी, तो क्या आ गया 3.8, 10 की पावर क्या आ गया -4, ये है ना दे रखा है। उत्तर हमारा क्या आ गया, तीसरा सही आ गया। ठीक है ना, ऐसे निकालना था बस, कुछ नहीं था। अब देखो कथन दे रखा है, लेंथेनॉइड आयनों में स्पेक्ट्रा में अवशोषण पट्टिकाएं बहुत संकीर्ण होती हैं, सही है। का कारण क्या है, ऐसा इसलिए कि 4f इलेक्ट्रॉन है ना, वो 5s और 5p कक्षकों के इलेक्ट्रॉन से प्रभावी रूप से परिरक्षित रहते हैं, सही है। दोनों बात सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगले में क्या अभिक्रिया दे रखी है और आपसे पूछ लिया, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल 1000 बार करवाए हैं। ये बन रहा है अभिक्रिया में A की सांद्रता 4 गुना कर दें, A है ना, इसकी सांद्रता क्या कर दिया 4 गुना कर दिया, तो अभिक्रिया का वेग क्या है, दुगुना होता है। तो कोटि का मान यहां ऊपर कितने लगाएंगे, उत्तर 2 आ जाए, 4 के ऊपर क्या लगाएं, उत्तर 2 आ जाए, 1/2 लगाए ना, इसका मतलब कोटि कितनी होगी, आधी होगी, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, ये मैंने आपको कई बार प्रश्न करवाए थे, मैंने किसकी सांद्रता बदलें किसकी ना बदलें। अब देखो 0.20 0.30 अभिक्रिया का वेग, ये वेग स्थिरांक का मान ये आया। फिर देखो क्या कहा है, इसकी सांद्रता सेम है, इसकी सांद्रता 0.10 कर दी, तो अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान कोई चेंज नहीं हो। इसका मतलब B की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर है नहीं करता, इसका मतलब B की सापेक्ष कोटि क्या आएगी, 0 आ गई, बस बात खत्म। फिर देखो ये 0.40, A की सांद्रता 0.40 कर दी, B में करो ना करो, B की सांद्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, देख लिया, निकाल लिया हमने। अब देखो दुगुनी कर दी, तो ये मान कितना हो गया, देखो इसका लगभग है ना 5.07 10 की पावर -5 है या -4 है, मतलब इसको अगर -5 करूं ना मैं, तो यहां 20 करना पड़ेगा, 5 का 20 कितना है 4 गुना है, इसका तो 4 गुना बढ़ गई, इसका अभिक्रिया का वेग क्या है 4 गुना बढ़ जाता। सांद्रता क्या करें, दुगुनी करने पर, सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना, ऊपर क्या लगाएंगे 2, इसका मतलब A के सापेक्ष कोटि क्या आएगी 2, B की सापेक्ष कोटि क्या आएगी 0, AB की सापेक्ष पूछिए, A की सापेक्ष 2, B की सापेक्ष 0, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूरा होने में 10 घंटे लगते हैं, 99.9% पूरा होने। पीछे नीट के एग्जाम में प्रश्न आया था, सीधा प्रश्न आ गया था, किसी अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान 10 मिनट है, 99.9% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, और किसी अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो वहां पर हमें क्या करना था, 10 का 10 गुना करना था नीट में, लेकिन यहां पर क्या है 10 घंटे में 90% पूरी होती है। इसका मतलब आपको यहां से वेग स्थिरांक का मान निकालना है, 2.303, टाइम कितना है 10, log 10, प्रारंभिक मात्रा 100, नीचे कितनी होगी पूर्ण 90 होगी, 10 बच गई, तो log 10 100/10 log 10 आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, ये हट गया, इसमें 10 का भाग दो, 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2, ऐसे आ जाएगा ना, यूं इस तरह से, ये आए से कर लो चाहिए, है ना, भाग दोगे ना फिर आगे दिक्कत आएगी। 2.303 इंटू 10 की पावर -1, ये के का मान आ गया। अब क्या पूछा है 99.9% पूरा होने में, तो 2.303 अपॉन टाइम पूछा है ना, एक्स मान लिया, टी मान लिया, आपकी मर्जी है, टी लिख दिया मैंने, log 10 कितनी 100, कितनी पूरी होगी 99.9, कितना बच गया 0.1, पॉइंट को हटाया, ऊपर क्या हो गया 1000, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 में 3 आगे आ जाएगा, तो 10 log 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये देखो 2.303 टी कितना आ गया 3, और log 10 का मान 1 होता ही है, इसको 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 6.9, 3 तिया 9, फिर 0, 3 तिया 9, ये आ गया। तो के बराबर हमारे पास ये था
तो हमें क्या निकालना है, टी का मान निकालना है। अब देखो ये आ गया टी, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 2.303 इंटू 10⁻⁻1 बराबर, और कितना ये 6.0909 बटे टी। टी इधर ले आओ तो इसका भाग देना है, तो मतलब 2.303 का 6.0909 में भाग देना। सर देना एक बार, 6.0909 में 2.303 का भाग दो, 6.0909 में 2.303 का भाग देना एक बार। इसका भाग देना है 2.64, है ना। और इसमें आप 20, इसको आप 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 20 आ गया ना। इसको उत्तर कितना आ जाएगा, 20 घंटे आ जाएगा। उत्तर हमारा क्या आ गया, 20 घंटे। इससे निकालना है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ऐसे तय कथन कौन सा है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे मंद पद की कोटि व आणविकता समान होती है। सबसे मंद पद की कोटि व आणविकता समान होती है, सही है। अभिक्रिया की कोटि व प्रायोगिक मान है, सही है। अभिक्रिया की आणविकता व प्राथमिक तथा जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, ठीक है। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे मंद पद के द्वारा दी जाती है, ये भी सही है। गलत पूछा है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि सबसे मंद पद द्वारा दी जाती है, ठीक है। अभिक्रियाओं की आणविकता प्राथमिक तथा जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, गलत है आणविकता, ठीक है ना, ये वाला। और ये अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक मान नहीं, सही है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे मंद पद कोटि, तो तीसरा उत्तर इसका सही हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 84, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया है। क्या लगानी है आपको, यहाँ कुछ नहीं करना, नंस समीकरण लगानी है। बच्चों ने लगा भी रखी है बेचारा, देखो ये लगा रखी है, ई सेल बराबर ई जीरो सेल, यहाँ 0.0591 आएगा, बस इसने 0.6 लिख दिया, कोई बात नहीं। बट एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसने करके देखा है 1.56 दे रखा है ई जीरो सेल का मान, और 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 और 2 log 10, ऊपर प्रोडक्ट आएगा जिंक +2 आएगा, जिंक +2 के लिए मान 1 है तो 1, और ऊपर क्या आएगा नीचे का एजी आएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और इसको करना, तो ये करके करोगे तो यहाँ कुछ मान कुछ वैल्यू आएगी, उसको घटाओगे ना तो लगभग ये 0.6 से कुछ आएगा, तो इसमें घटाओगे ना तो ये लगभग 1.5 आ जाएगा लगभग, तो 1.5 के लगभग आएगा ये, क्या आएगा 1.5, जिसका और उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1.5। तीसरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तीसरा है 1.5। इसके बाद देखो त्रिस्योंजी एक स्योंजी विद्युत अपघट्य के लिए डी बाई अक्कल सीमांत में ये ग्राफ खींचना बताया था, ये है ना ग्राफ, ये ग्राफ खींचना है। इसके लिए उत्तर आएगा 3 गुणा 0.509, ये वाला तीसरा। इसके बाद देखो अगला, 1 मोल KMnO4 को MnO2 में, KMnO4 में Mn पर +7 चार्ज है, MnO2 में कितना है +4 है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 3 लिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे, 3 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। अगला देखो 87 में, एक धात्विक तार में 2 घंटे में 1.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे 2 घंटे, लिखते हो Q बराबर IT, लिखते हो नहीं लिखते हो, I कितना है 1.34, T कितना है 2 घंटे, 2 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड में आ गया, इनको गुणा कर लो, इतना आवेश आ जाएगा, और फिर इस आवेश को 96,500 से भाग दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इतनी आवेश की वैल्यू आ जाएगी। और फिर क्या लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी फैराडे, एक फैराडे में 6 यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं, तो जो उत्तर आए उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो हमारे पास उत्तर ही आ जाएगा लगभग, देखना ये दूसरे वाला, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगला क्या लिखा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻³ m की सांद्रता युक्त सोडियम सल्फेट की जली विलयन के आयनिक सामर्थ्य का मान बताइए। आयनिक सामर्थ्य निकालनी है इसकी, 1/2 गुणा 0.001 इंटू सोडियम के लिए कितने हैं 2 है ना, 2 से गुणा कर दिया, फिर इंटू कितना आवेश 1 का स्क्वायर 1, चलो चल देगा, प्लस फिर सल्फेट के लिए 0.001, सल्फेट में क्या है एक ही तो है, एक कर दिया, इंटू आवेश 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1/2 गुणा करोगे इसको 0.002 प्लस
ये 4 आ गया, तो कितना हो गया ये 0.004, तो 1/2 गुणा 0.004 कितना हो गया 6 हो गया ना, ये कटेंगे तो 0.003 यानी 3 गुणा 10⁻³ उत्तर है क्या ये 3 गुणा 10⁻³ सेकंड वाला उत्तर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है ये आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, बताया मैंने, लिखा है आपको नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ये रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, पहले बॉन्ड टूटेंगे, इस बॉन्ड के लिए दे रखा है, इसको कितने बॉन्ड टूटेंगे 4 टूटेंगे ना, तो 4 से गुणा कर दो इसको, Cl2 एक बॉन्ड टूटेगा, ये 1 से गुणा हो गया, इतनी एनर्जी इधर काम में आएगी टूटने में, जोड़ लो, प्लस फिर इधर पढ़ेंगे इतनी ऊर्जा निकलेगी किसमें 3, तो CH3 ये बॉन्ड टूटेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, एक CCl बॉन्ड बनेगा, इसको जोड़ देंगे साथ में, और एक HCl वाला जोड़ देंगे, ये जोड़ दो, है ना, ये जोड़ दो, ये ऊर्जा निकलेगी, ये ऊर्जा काम में आएगी, फिर घटा दो, जो शेष उत्तर आएगा ना वो क्या आएगी उष्मा छेपी में आएगा, ऐसे कुछ देखना, ठीक है ना। तो यहाँ ली गई ऊर्जा और यहाँ निकलेगी ऊर्जा, तो क्या एंथैल्पी में क्या है -102.5 ऐसे कुछ जूल आ जाएगा, देख लेना है ठीक करके। अगला देखो एक अभिक्रिया में क्या है 2 Cl से Cl2 के लिए कौन सा कथन सही है। अब देखो 2 Cl इधर 2 और 1 बना है, इसका मतलब एंट्रोपी घटी है, तो एंट्रोपी का मान नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव है, एंट्रोपी का मान नेगेटिव आ रहा है। अब देखो 2 Cl से Cl2 उड़ रहा है, तो रिएक्शन में ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया डेल्टा H का मान नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा H का मान डेल्टा H दोनों क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, पहला ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला, ये देखो ये वाले, अब इसमें देखो आंकड़े है ना, ये करके देखना आप, इसके उत्तर बता देता हूं मैं, और इसमें देखो क्या आएगा 228.6 किलो जूल, पहला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो अगला, जूल थॉम्सन गुणांक का सीधा पूछ लिया फॉर्मूला, पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, ताप के सापेक्ष एंथैल्पी के, है ना, स्थिर एंथैल्पी में ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन, ये दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन पहला, ठीक है। उसके बाद देखो ये 5 लीटर से 10 लीटर तक 27 डिग्री समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित की गई, तो क्या आएगा 0 आएगा, इसका 0 जूल, क्या आएगा 0 जूल। ग्रेफाइट से हीरा है, ग्रेफाइट के लिए मान इतना है, हीरे के लिए मान इतना दे रखा है ये। अब देखो ग्रेफाइट से हीरा बन रहा है ना, तो इतनी ऊर्जा क्या है, कितना अंतर आ रहा है, लगभग 1.9 का अंतर आ रहा है, तो 1.9 ऊर्जा ज्यादा है, ज्यादा मतलब ले ली उष्मा शोषी है, प्लस आएगा इतना 1.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद अगला देखो आरएस नामकरण करना है, देखो आरएस नामकरण में लिखा है मैंने, आपको पहले वरीयता ऑर्डर लिखना है, पहले 1 नंबर, फिर नीचे वाला ग्रुप आना इसका 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर। इसका मतलब किधर जाओगे, यूं चलोगे आप, इसका मतलब क्या चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है एस, लेकिन सबसे कम वरीयता वाला समूह एच, क्षैतिज में हो ना, तो आय विन्यास को उल्टा कर देते हैं, देखो यहां भी क्षैतिज में एक बार निकाल लो एस, इसका निकाल के देख लो 1 नंबर, ऊपर वाला 2, फिर ये 3 नंबर, इसको ऐसे घुमाएंगे ऐसे, ये भी उल्टा घूम रहा है, ये भी ऐसा है, तो 2 पे एस 3 पे एस, लेकिन एच क्या है सबसे कम वरीयता वाला क्षैतिज पे है, तो उल्टा कर देंगे इस उत्तर को, तो 3 या 2R 3R हो जाएगा, तो 2S 3S से क्या है 2R 3R हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा तीसरा। इसके बाद देखो ब्यूटेन, देखो सीधा प्रश्न आ गया बस, ब्यूटेन में सबसे कम स्थायी कौन सा होता है, पूर्ण घर्षित, बहुत डायग्राम बनाए थे आपके लिए, कौन सा स्थायी है, नियो में गोस है, ग्रस्त है, रेंटी, सब डायग्राम बनाए थे। देखो यौगिकों में कौन सा ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाएगा, सिस ट्रांस किस में नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये बनाओगे ना दोनों तरफ है ना बॉन्ड है ना, लास्ट कोने पे आ जाएंगे CH2, इधर इधर भी CH2 आ जाएगा, 2 H सेम आ जाएंगे, तो फिर ज्यामितीय समानता इसमें नहीं आएगी, तो चौथा आ जाएगा ये। इसके बाद देखो अगला क्या है, जेड है, जेड देखना है। अब देखो जेड में क्या है 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी, सही है। प्रोप 2 प्रोप, सही है, 2 2 पर है, डबल बॉन्ड की संरचना। अब जेड होना चाहिए, अब देखो इनमें अधिक वरीयता वाला ये, इनमें अधिक वरीयता वाला ये तो क्या एंटी हो गया, ये ई रूप है, जेड नहीं है, इसका मतलब जेड चाहिए, जेड कौन सा है ये रहा, ये भी इसमें अधिक, इधर ये भी अधिक, संरचना वही है 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी, और क्या ये प्रोप 2 इनोइक एसिड है, तो एंटी वाला ये वाला है जेड वाला, चौथा ऑप्शन सही है इसका। अधिकतर बच्चों ने पहला वाला कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन उत्तर क्या है इसका चौथा सही है, ठीक है ना। जेड देखना है, ई नहीं देखना है,
डायरेक्ट आपने क्या कर लिया, सीधा ही बस इसकी स्ट्रक्चर बना के और इसका सीधा नामकरण कर दिया, लेकिन जड़ नहीं देखा, जड़ देखना है। देखो एक यौगिक एक्स एल्डोल से क्रिया करके वाई बनाता है, निर्जलीकरण करके मेथिल ऑक्साइड देता है, एक्स वाई के नाम बतानी है, ठीक है ना। जहां बड़ा ऑप्शन है उत्तर अधिकतर वही होता है, बड़े ऑप्शन वाला, ठीक है ना। तो उत्तर क्या है इसका, प्रोपेनोन, ये वाला प्रोपेनोन, यानी मतलब एसीटोन, यही क्या है, एसीटोन है। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनोन, ये अगर रिएक्शन करवाएंगे इनकी एल्डोल संयोजन करवाएंगे, फिर इसका अगर निर्जलीकरण करवाएंगे तो मेथिल ऑक्साइड बनेगा ये, ठीक है। इसमें देखो फिर अगला, देखो ये अभिक्रिया आगे डायरेक्ट, कौन सी अभिक्रिया, ये वीटिंग अभिक्रिया है, CH2 जोड़ दो बस, वो निकाल दो और कुछ नहीं करना, ये रहा पहला ऑप्शन। मैंने कहा था रिएक्शन याद कर लो, बस रिएक्शन की समीकरण याद कर लो, मध्यवर्ती याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछते। कौन इंगोल्ड प्रिलोक के वरीयता क्रम सबसे अधिक इसमें होगा, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक हो, Cl का, फिर उसके बाद O का, उसके बाद कार्बन का, कार्बन दोनों कार्बन आ गए तो यहाँ COOH है, यहाँ CHO है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, साइनाइड आयन के उत्प्रेरकीय प्रभाव में 2 मोल बेंजेल डिहाइड है ना, और 2 हाइड्रोक्सी 1 2 डाइफेनिल एथेनोन में देते हैं। अभिक्रिया कौन सी है, देखो ये मैंने लिखाई थी आपको अलग से, देखो इस तरह से है ना, 2 हाइड्रोक्सी इस तरह से, यूं बेंजेल डिहाइड के 2 अणु रिएक्शन करके बनाएंगे। ये क्या है, ये क्या है, बेंजोइन संघनन वाले में आता है, ये किस में आता है, बेंजोइन संघनन में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, मेलोनिक एस्टर, देखो सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में एक्रोलिन से क्रिया करें तब मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोनाइन बनता है। याद रखो मेलोनिक एसिड में CH2 पर माइनस लग के, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, एस्टर समूह जुड़े हैं, तो CH2 वाला ग्रुप है उसमें H लगे हैं, वो H अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, तो H निकाल के माइनस लगा देता है, तो कार्बोनाइन का निर्माण होता है। फिर देखो आगे, बेंजेल डिहाइड की अभिक्रिया पीरिडीन से उपस्थिति मेलोनिक एस्टर से करवाते हैं, जल अपटन V कार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं, है ना। देखो देखो ये मेलोनिक एस्टर से करवाई थी बेंजेल डिहाइड की, है ना। फिर आपने यूं लिखा था, देखो इस तरह से CH2C, फिर है ना यूं इस तरह से CH2, फिर COO और C2H5 है, और COO और C2H5, फिर आपने यहाँ से H2 निकाल दिया था। निकालने के बाद आपने कहा था कि हमारे पास तो ये बन गया डबल बॉन्ड C, फिर COO C2H5 और COO और C2H5, फिर आपने कहा इसका हमने जल अपटन करवाया तो ये एसिड में चेंज हो गया ग्रुप, फिर इसका करवाया V कार्बोक्सिलीकरण, CO2 निकल गया, ये हट गया, एक यहाँ H लग गया, और ये बेंजीन CH डबल बॉन्ड फिर CH ये सिनेमिक एसिड है। क्या ये सिनेमिक एसिड का निर्माण, तीसरा उत्तर क्या इसका सही हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये SnCl2 के साथ HNO2 के साथ अभिक्रिया करके B बनाता है, एलिन से क्रिया करवाएं तो पीला रंजक देता है C, और तो यौगिक ये है, तो यौगिक एक कौन सा होगा, नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया DDT बनाता है, कौन बनाता है, क्लोरेल, कौन बनाएगा, क्लोरेल क्रिया करेगा किससे, 2 अणु क्लोरोबेंजीन के साथ DDT का निर्माण करेगा। और ये पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस में प्रश्न आया था, ये आपके फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में आ रहा, देख लो क्या हालत हो रही है, क्लोरेल आ गया इसका। फिर देखो क्षारीयता क्रम, बहुत लिखा है मैंने क्रम आपको, एमिनो में क्षारीयता क्रम, एल्किल समूह बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगी, सबसे अधिक तो D की, उससे कम फिर सबसे अधिक D की, और उससे कम फिर ये आ गया ये वाला, उससे कम फिर ये वाला, उससे कम फिर ये वाला आ गया, तो यानी सबसे अधिक तो किसकी होगी, सबसे अधिक D की, फिर उससे कम C वाला, उससे कम फिर B वाला, फिर A वाला, इस तरह से कर सकते हो। फिर देखो अगला, ये देखो अभिक्रिया, कुछ नहीं करना, इस ग्रुप को इस पे जोड़ना है, ऑर्थो पेरादिष्टकारी होता है, तो ऑर्थो जोड़ दो इसको, किस पे जोड़ोगे, ऑर्थो पे, लगा दिया ग्रुप ऑर्थो पे, हमने लगा दिया ऑर्थो पे, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया। ये देखो अगला, जिंक NaOH की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया, अपचन में देखो मैंने नाइट्रोबेंजीन के मैंने आपको कॉपी में 4-5 लिखाए अपचन, एसिटिक एसिड प्लस NaOH के साथ, जिंक प्लस NaOH के साथ, अलग लिखाए 4-5 मैंने, रून में एक ही लिखाया है, और वहां पर हमने क्या लिखा था, क्या बनता है, हाइड्रोजोबेंजीन, क्या बनता है, हाइड्रोजोबेंजीन का निर्माण होता है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा
विस्तृत स्पेक्ट्रम। देखो प्रतिजैविक मैंने दो लिखाए हैं आपको, नेरो और विस्तृत वाले कौन एग्जाम्पल लिखाए बस, वही आए हैं बस। पेनिसिलिन का निर्माण, पेनिसिलिन यानी ये विस्तृत स्पेक्ट्रम नहीं है, नेरो स्पेक्ट्रम का है। नोवेलेक देखो ये बार बार आ रहा है, बेकेलाइट बनता है ना तब एक रेखीय बहुलक बनता है नोवेलेक, और किससे बनता है वो, बेकेलाइट और ये सॉरी ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल से बनता है। तो क्या ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का क्या ये रेखीय बहुलक है ये, बस तिर्यक बंध बन जाएगा तो ये बेकेलाइट का निर्माण हो जाएगा। तो उत्तर सेकंड सही हो गया। ये देखो ये थोड़ा अलग से प्रश्न आया अब की बार, और ये मैंने पॉलीमर में मैंने तो देखो ऐसे पढ़ाई भी नहीं, ये प्रश्न अलग से आया ये कि वाइनिलिडिन क्लोराइड 85%, वाइनिल क्लोराइड 15% के संघनन से क्या बनता है, सब कह रहे हैं क्या बनता है, सारेन। मैंने देखा नेट पे भी थोड़ा सारेन ही दिखा रही। फिर देखो अगला जैव निम्नीकृत बहुलक, बहुत बार लिखाया मैंने, उसका पूरा नाम PHBV, पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये मैंने पूरा नाम लिखा है इसका। ये एकमात्र ऐसा संश्लेषित है और क्या है, निम्नीकृत बहुलक भी है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यवसाधक औषधि है, डिप्रेशन में कौन सी काम में आती है, कौन सी, इप्रियोनिओडिज ये। और मैंने कहा था दवाइयों में सिर्फ नाम याद कर लो, कौन सी दवाई किस में काम आती है, एग्जाम्पल याद कर लो, बाकी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में कभी फॉर्मूला नहीं पूछते हैं। अगला देखो BH2 के अणु में प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कैसे प्रदर्शित करेंगे प्रतिबंधी आणविक कक्षक को, चौथा इस तरह से। ये देखो अगला CO2 अणु के 16 संयोजी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 16 संयोजी इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसका भी कौन सा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 117 में अमोनिया में, देखो ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं लेकिन दे दिया इसने, पॉइंट ग्रुप पूछ लिया इसने। पॉइंट ग्रुप क्या, तो अमोनिया में C3V होता है, जल में C2V होता है, जल में C2V, अमोनिया में C3V होता है, ठीक है। अगला देखो AH2 के अणु के लिए देखा है क्या लिखा है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार वाल से आरेख में है ना, AH2 प्रकार के आणविक कक्षकों के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, अणु की ज्यामिति रेखीय है, और AH2 प्रकार के अणु में आणविक कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक ज्यामिति कोणीय होगी। दोनों सही है, ये दोनों ही क्या है, कथन एक दोनों क्या है, सही है। इसके बाद देखो अगला बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को समान संख्या वाली स्पीसीज का युग्म, कार्बन में बाह्य कोश में कितने 4, O में 6, 6 दूनी 12, 4 16, O में कितने 6 6 18 बराबर नहीं आए। इसमें देखो 16, NO2 में N में 5, O में 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 1 18, ये बराबर नहीं आए। O में 6 3 18, N में कितने 5 3 15 और 1 16, यहाँ भी क्या है, बराबर नहीं आए। और यहाँ पर CO2 में कितने, कार्बन में 16 और यहाँ पर कितने 5 3 15 और 1 16, दोनों 16 आ गए, चौथा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखो पाई एलिल लिगेंड में हेप्टिसिटी सहसंयोजक है ना, आबंध आयनिक मॉडल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर क्या है N334 के लिए आएगा, ध्यान रखना ये। फिर FeCO4 में, FeCO5 में संकरण, ये बहुत बार लिखा है, सबको याद आता है, ये DsP3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये चौथा ऑप्शन सही है इसका। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा इसमें, तो वापस वही गिरनियार अभिक्रम में जोड़ना है, जोड़ देना आप इस तरह से, पाई बॉन्ड तोड़ना, यहाँ पर एक जगह जोड़ देना CH3 और यहाँ लगा देना MgBr लगा देना, फिर आगे करके डालोगे ना तो ये आ जाएगा डाइथायो इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखो अगला R3SN, ये आ गया देखो टिन वाला, मैंने कहा था पीछे भी आया था ये टिन वाला, वहां तो आया था किसका, कोलाइडी विलियर एंटीमनी का आया था वो तो, और यहाँ देखो टिन का दोबारा आ गया, पीछे भी आया था टिन का लकड़ी के परिरक्षण में। देखो यहाँ कार्बन यौगिक का उपयोग, देखो कास्ट संरक्षण आ गया ना, ये कार्बोनासी व कास्ट संरक्षण, बस पहला ऑप्शन हो गया। फेरोसिन के लिए असत्य कथन कौन सा सही, कौन सा गलत है, सैंडविच संरचना सही है, प्रतिचुंबकीय सही है, NaOH जल में अघुलनशील है, 500 डिग्री ताप से ऊपर तापीय स्थायित्व, ये थोड़ा सा मेरे को अलग लगा, इसका पहला ऑप्शन होना चाहिए, पूरा कंफर्म नहीं इसका, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना इसको। इसके बाद देखो अगला जल अम्ल जल अपघटन अभिक्रिया A + H2O और +H+ उत्पाद में H+ 0.1 मोल है, इतना दे रखा है, आयतन 1 लीटर, आभासी दर ये दे रखी है, तो इसके लिए वास्तविक दर का मान कितना होगा, तो वो देखना थोड़ा सा, वास्तविक दर में लगभग ये 2.5 वाला ऑप्शन सही था इसका, तो इसको निकाल के देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 126 H2Cl2 है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ये, इसके सही कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्वांटम लब्धि सही है, इसकी क्वांटम लब्धि इतनी होती है। अभिक्रिया Cl2 प्रकाश अवशोषण प्रारंभ करता है, ठीक है सही है। अभिक्रिया ड्रेपर प्रभाव, ठीक है पालना करती है। अभिक्रिया दर ऑक्सीजन की सांद्रता में नहीं, ऑक्सीजन सांद्रता निर्भर नहीं करती है, तो उत्तर कौन सा होगा इसका, चौथा उत्तर इसका सही हो गया।
ठीक है। इसके बाद देखो अगला, कॉलम फर्स्ट में एंजाइमों को कॉलम सेकंड में उसकी अभिक्रिया से सम्मिलित करना है। इन्वर्टेज देखो कहां काम आता है इन्वर्टेज, तो अब देखो माल्टोज, जिस क्रियाकारक का जो नाम है ना उस नाम के अंत में एज लगा देंगे तो उसे एंजाइम का नाम आ जाएगा। तो माल्टेज किसके लिए, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। पेप्सिन, पेप्सिन पे मतलब प्रोटीन, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करेगा। डायस्टेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। और इन्वर्टेज है ये करेगा सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, फिर चौथे का तीसरा। कौन सा उत्तर सही हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया अपना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, अमल अनंत अनुता पर देखो ये अब आगे कोलराउस नियम वाले मोलर चालकता दी गई है, BaOH2 की दे रखी है ना, और BaCl2 की दे रखी है, NH4Cl की दे रखी है, NH4OH की पूछ ली मैंने आपको ना, सेम ये एग्जाम्पल लिखाए, हो सकता है यहाँ ये वैल्यू अलग लिखवा दी होगी, बाकी एग्जाम्पल ये लिखवाया, इसका मान निकालना लगभग 240 आएगा, ये निकाल के देखना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अनंत अनुता पर, ये देखो साथ ही आगे कोलराउस नियम के Na+Cl- की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान दे रखे हैं। Cl- और Na+ का अभिगमनांक निकालना है। टोटल जोड़ लो, पहले जोड़ के पहले Na+ वाले में सबका भाग दो और Cl- वाले में पूरे का भाग दे दो, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, लगभग ये आ जाएगा 0.96, 396 और 0.604 आ जाएगा ये। मतलब Na+ का ये मान है ना, इसमें दोनों जोड़ के भाग दो, और ये Cl- के मान इसमें दोनों जोड़ के भाग दो, तो ये उत्तर आएंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला आ गया। सेल के लिए दे रखा है एनोड कैथोड दे रखे हैं, तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अब देख लो यहाँ एनोड कौन सा है, जिंक वाला, ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड क्या है 0.80, माइनस एनोड 0. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ दो उत्तर बस, 0.80 0.76 जोड़ दो, ये कितना आता है 0.80 और 0.76, 6 15 1.56, किस में प्लस में आएगा, ये प्लस में 1.56 वोल्ट उत्तर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार कौन सा कथन गलत है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, सही है। सभी गैसें जब उन्हें सरंध्र पलक से गुजारते हैं तो ताप में परिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। ताप में परिवर्तन सरंध्र पलक के दोनों ओर दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। एक आदर्श गैस के लिए व्युत्क्रम ताप शीतलन प्रभाव, नहीं ये गलत है। आदर्श गैस के लिए मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये उत्तर कौन सही हो गया, इसका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया ये, ठीक है, ये उत्तर इसका सही है। इसके बाद देखो अगला 132, कम ताप पर ठोसों की उष्माधारिता के लिए डीबाई तृतीय घात का नियम। तृतीय घात मतलब घात लगानी है 3, ताप पे लगा दो, ए पे क्या घात लगाओगे, अगर देखें तो ए पे घात लगा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, टी पे लगा दो तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला CV बराबर A T की पावर 3 आ गया, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना। अब देखो अगला 133, N2 + O2 से 2NO बना है, मानक एंट्रोपी का परिवर्तन दे रखा है 25 डिग्री पर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड तीनों के लिए एंट्रोपी का मान दे रखा है। इनकी जोड़ दो दोनों के लिए, पहले ये दोनों मान जोड़ लो, 191 205 लगभग कितना आ गया 396 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या है देखो, 2 बने 2 से गुणा कर दो 420 लगभग आ गया। इसका मतलब यहां ये बढ़ने के दौरान उष्मा मतलब ज्यादा लिए इसने, क्या किया है, इसकी इतनी उष्मा काम में आई, इसके पास कितनी है, इतनी उष्मा है। इसका मतलब कितना उत्तर अगर घटाओगे ना तो 300 कितने हो गए, ये 396 आ गए ना ये, और ये 400 लगभग 20 है, तो लगभग कितना आ गया, कितना आ गया 24 का अंतर आ गया लगभग ये, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये प्लस में 24.28 जूल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, एथिल आयोडाइड की सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया बताइए आपको। सोडियम एथोक्साइड में एथोक्साइड आयन क्या करेगा, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तीसरी रिएक्शन की सिर्फ नाम पूछे आपसे, कुछ नहीं है, ये अलग रिएक्शन आ गई अब की बार। फिनोल की सांद्र एस्टोसफोर से एथिल एसिटोएसिटेट से अभिक्रिया कुमेरिन बनता है, ये अभिक्रिया अलग ही आएगी, देखा था मैंने मिली तो कहा। इसका उत्तर क्या आता है, पंचमान संघनन इसका उत्तर आता है। अगला देखो, ये SN1 अभिक्रिया के लिए SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, सब में Br अलग होंगे, सब में CH2+ 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 बनेगा,
और जो CH2 प्लस अधिक स्थायी होगा ना वो अधिक बनेगा। और अधिक स्थायी कब होगा? जब एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे अधिक कहाँ है? डी वाले में, उससे कम सी वाले में, उससे कम बी वाले में, उससे कम ए वाले में। सबसे अधिक कौन सा होगा? डी, उससे कम सी, उससे कम बी, उससे कम ए। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला 137, और 37 में क्या लिखा है? एल्कोहल में निर्जलीकरण की क्षमता क्रम लिखा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। निर्जलीकरण की क्षमता में तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक। तो सबसे पहले तो कौन सा है? ये वाला। ये अगर H यहां से निकालेगा ना तो CH2 पाई बॉन्ड बनता है, इसका में क्या है? संयुग्मन में आ जाएगा। तो सबसे अधिक तो किसका होगा निर्जलीकरण? डी का। तो सबसे अधिक किसका है? डी का। सबसे अधिक डी का। देखो सबसे अधिक डी का यहां दे रखा है। उसके बाद किसका आएगा? बी का। उसके बाद किसका आएगा? ए का। उसके बाद किसका? सी। देखो एक का पता लगते ही सारे उत्तर आ गए अपने आप ही। एक ऑप्शन दे रखा डी वाला, तो हमारा चौथा उत्तर आ गया। इसके बाद देखो अधिलिखित अभिक्रिया में ये है ना, एक रिएक्शन हर बार आती है सिग्मा ट्रोपिक में, तो ये 3,3 सिग्मा ट्रोपिक पुनर्विन्यास का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर देखो एपोक्साइड, मैंने बताया था आपको एपोक्साइड में दो प्रकार रिएक्शन है, अम्लीय उत्प्रेरक और क्षार उत्प्रेरित है। क्षार उत्प्रेरित में क्या है? SN2 अभिक्रिया होती है हमेशा, इसमें SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि का पालन करती है, बस वो कुछ नहीं है। आगे देखो, जब मीजो 3,4 डाइमेथिल 1,5 हेक्साडाइन का कोप पुनर्विन्यास, ये भी क्या है? वही पुनर्विन्यास वाले, तो यानी ये भी क्या है? वही उसी में से प्रश्न आए, तो ये सब विपक्ष बनेगा उत्पाद। इसमें क्या बनेगा? विपक्ष। इसके बाद देखो अगला क्या लिखा है? अवरक्त विकिरण के लिए कांच अपारदर्शक होता है, विकिरणों को आंशिक रूप से परावर्तित व आंशिक रूप से अवशोषित करता है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उष्मा को संग्रहित कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, परंतु उष्मा विकिरणों के लिए नहीं होते। ये इसका क्या है? दोनों क्या है? सही है ये और भी दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद देखो ये अभिक्रिया दे रखी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, और उससे पूछा क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सेकंड आएगा। ठीक है ना, इस तरह देखो इसमें सारे S B से दिख रहे हैं, ए और बी है, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, थोड़ा सा। इसके बाद देखो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देखो यूं, इसमें कितने प्रकार के H हैं? 1 2 3 ही तो हैं, 3 ही बनेंगे सिग्मा NMR सिग्नल क्या बनेंगे? 3 बनेंगे। ओजोन अपक्षय के लिए श्रृंखला विक्रिया बनने वाला मध्यवर्ती उत्पाद CLO बनता है, पता सबको। CLO मुक्त मूलक बनता है। अंटार्कटिका देखो यहाँ, अब देखो ओजोन गैस पे 2 आ गए, ओजोन परत पे 2-3% आ गए। यहाँ देखो अंटार्कटिका पर ग्रीष्म ऋतु में दौरान कौन सी गैस ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? देखो ये थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन कर दो बस, CLO, NO2 और N2। इसके बाद देखो अगला, क्रोटोनेल डिहाइड के लेमडा मैक्सिमम का मान दे रखा है, ये है, और इसकी लॉग ई मैक्सिमम का मान ये दे रखा है 4.17 है। ये थोड़े मान याद करने पड़ते हैं, फिनोल में ही है। तो कौन सा बैंड आएगा इसका? पाई से पाई स्टार बैंड आएगा, और कौन सा आएगा? के बैंड आएगा। ये थोड़ी वैल्यू याद करने वाली है। इसके बाद देखो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित यौगिकों में ये 0 दे रखा है, तो इसके लिए क्या होगा? सबसे अधिक C, फिर B, फिर A। तीसरा ऑप्शन सही आएगा, थर्ड आएगा इसका। ठीक है, और इसके बाद देखो फिर आगे ये मेथड वाले प्रश्न आ गए। तो ये अपना आज का जो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसका मैंने आज थोड़ा सा डिस्कस किया क्वेश्चन। अगर जैसे इनकी पूरी डिटेल से इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो अपना अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हो किस प्रकार से इनके उत्तर आए। आज हमने सिर्फ उत्तर लगाए हैं, जहाँ थोड़ा बहुत हल्का हल्का मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, बिल्कुल पेपर इजी था। यूँ मानो लगभग 15 एक क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े सोचने वाले थे। बाकी 135 क्वेश्चन या 130-35 के बीच क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर सिर्फ आपको टिक टिक लगाना था। इसलिए अच्छे जिसकी तैयारी है उनकी मानो कम से कम 115 या 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट में और 45 या 46 क्वेश्चन क्या हो आपकी जीके में हो, तब आप क्या है थोड़ी, क्योंकि सीटें कम है ना, 36 सीटें ही हैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की, इसलिए थोड़ी मेरिट हाई जाएगी। इसलिए जरूरी है जीके में 45 प्लस रहे और केमिस्ट्री में 120 प्लस क्वेश्चन रहे, तब आप दौड़ के अंदर हो। ठीक है ना, पेपर इजी था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप आगे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पेपर केमिस्ट्री हम सेकंड ग्रेड की हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज में किस हिसाब से रखेंगे, हम पेपर आए उसको थोड़ा देख के उस हिसाब से रखेंगे जिससे आप थोड़ा सा आपको फायदा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेक करना और अब बताना मुझे कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद।